देश के समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम नाज़नीन अंसारी, मैं मुस्लिम महिला फाउंडेशन चलाती हूँ महिलाओं के लिए। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और महिलाओं के बीच में, मुस्लिम महिलाओं के बीच में उनकी तालीम तरक्की के लिए काम करती हूँ, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए काम करती हूँ। अभी मेरा मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का जो आंदोलन चला, बनारस से ही उसकी शुरुआत हुई थी। 1 दिसंबर 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये पूरे देश में फैला। और आप देखिए कि ट्रिपल तलाक जो है वो समाज आज भारत से उसके ख़त्म हो चुका है और उसके विरुद्ध एक कानून भी बना है। और अभी हम लोग हलाला, बहुविवाह और मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के काम कर रहे हैं कि इसके लिए भी जागरूकता हो और मस्जिदों में महिलाओं को जाने का अधिकार मिले, हलाला और बहुविवाह जैसी कुरीति ख़त्म हो, महिलाओं को भी एकल विवाह कानून मुस्लिम समाज में भी आए और हिंदू विवाह अधिनियम की तरह मुस्लिम समाज में भी मुस्लिम विवाह अधिनियम बने। जो ये मुस्लिम फाउंडेशन आप चला रहे हैं, ये कब से चला रहे हैं? ये हम 2006 से चला रहे हैं। उस समय से शुरुआत हुई थी जिस समय बुनकरों की हालत बड़ी ख़राब थी। बहुत सारे बुनकर आत्महत्या कर रहे थे, बुनकरों का रोज़गार ख़त्म हो चुका था और बहुत सारे बुनकर भुखमरी के कगार पे थे। तब से हम लोग मुस्लिम महिला फाउंडेशन चला रहे थे। उस समय ये मुस्लिम महिला फ्रंट के नाम से जाना जाता था और मुस्लिम महिलाओं ने तब से लेकर के अब 2022 तक हर चीज़ को लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, चाहे रोज़गार को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, जागरूकता को लेकर के हो और यहाँ तक कि सरकार बनाने में भी उन्होंने योगदान दिया। उसके लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की, महिलाओं ने बहुत मेहनत की और खुल करके सामने आई मोदी जी के समर्थन में, योगी जी के समर्थन में। 2006 में जब संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय 70 मुस्लिम महिलाओं के साथ हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया संकट मोचन मंदिर में जाकर के सार्वजनिक रूप से। और दुनिया के इतिहास में ये पहली बार था जहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। और ऐसे तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि मंदिर में जाती हैं, घूमने के लिए जाते हैं, मगर एक सामाजिक एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, सांप्रदायिक एकता के लिए जो महिलाओं ने प्रवेश किया वो पहली बार था, क्योंकि इसके पहले कभी भी महिलाएं इतना सामूहिक रूप से उन्होंने मंदिर में प्रवेश नहीं किया था, मुस्लिम महिलाएं। और उस समय से लेकर के अब तक हम लोग सांप्रदायिक एकता के लिए लगातार काम करते चले आ रहे हैं। 2006 से हम लोग रामनवमी और दीपावली के अवसर पर भगवान श्री राम की आरती उतारते हैं और ये संदेश देते हैं कि हमारे पूर्वज एक हैं। हम चाहे किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हो, मगर भारत के अगर हम रहने वाले हैं, भारत के निवासी हैं, तो वो हमारे पूर्वज भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ही हैं। क्योंकि हमारे पूर्वज जो है अरब से नहीं आए हैं। भारत के ही रहने वाले बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने भारत के रहने वाले बहुत सारे ऐसे हिंदू थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया, इस्लाम धर्म को अपना लिया। तो इसलिए हम इस नाते हमारे पूर्वज जो हैं भगवान श्री राम हैं और भगवान श्री राम का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जो आदर्श के योग्य है। इसलिए हम लोग हर वर्ष रामनवमी और दीपावली के अवसर पर भगवान श्री राम की आरती उतारते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तब से लेकर के 2006 से और 2022 तक हर वर्ष हम लोग लगातार रामनवमी और दीपावली के अवसर पर भगवान श्री राम की आरती उतारते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हैं। सुना है इस बार 20% मुस्लिम भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए इस बार इलेक्शन में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय बदल रहा है और लोग जान रहे हैं कि उनकी भलाई किस में है, कौन सरकार उनका भला चाहती है और कौन सरकार उनका बुरा चाहती है। इसलिए मुस्लिम भी जागरूक हो रहे हैं, खास तौर पे मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के लिए जो योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने काम किया वो किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। क्योंकि इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी, सपा भी थी, बसपा भी थी, सबने सिर्फ मुस्लिमों को वोट बैंक समझ के रखा और कुछ नहीं। तो इसलिए मुस्लिम महिलाओं ने देखा कि भाई उनके भले की बात कौन कर रहा है, ट्रिपल तलाक को किसने ख़त्म किया, महिलाओं को सम्मान किसने दिलाया। अभी तक तो ये इनके जो कुछ चंद लोग हैं वो महिलाओं को सामान की संज्ञा देते चले आ रहे हैं, मगर महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया वो योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया है। तो इसलिए मुस्लिम महिलाएं जाग रही हैं और बहुत सारे मुस्लिम पुरुष भी हैं जो जान रहे हैं कि हमारा भला किस में है, कौन सी पार्टी मुसलमानों का भला कर रही है, कौन सी पार्टी मुसलमानों की हितैषी है। अभी तक तो दंगे करवा के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, थी सपा सरकार और कांग्रेस सरकार, आतंकवाद के नाम पर बदनाम कर रही है। तो और CA NRC के नाम पे गरीब मुसलमानों को पिटवा करके जेल में बंद कर उनका करियर ख़त्म कर रही है। तो सब जान रहा है कि मुसलमानों का भला कौन कर रही है। इसलिए इस बार और इसके पहले 2014 में भी, 2017 में भी बहुत सारे मुसलमानों ने गुपचुप तरीके से BJP सरकार को, मोदी सरकार को, योगी सरकार को वोट किया था। जो 3 तलाक का असर इस चुनाव में दिखा,
जी, बिल्कुल दिखा, क्योंकि मुस्लिम महिलाएँ इस दंश को बहुत सालों से झेलती चली आ रही थीं कि कभी भी तलाक, तलाक, तलाक कह कर के उनको घर से बाहर निकाल दिया जा रहा था। उनके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जा रही थी, उनकी खुद की ज़िंदगी ख़राब हो जा रही थी। रात-बिरात उनको सड़क पे फेंक दिया जा रहा था। इसके बारे में कोई बातचीत करने वाला नहीं था। यहाँ तक कि उनके खेमे के लोग, यहाँ तक कि ओवैसी जैसे जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं मुस्लिम नेता, वो भी इस बारे में बात नहीं करते। वो भी ये कहते कि हमारा धार्मिक, ये शरिया का कानून है। जब हम किसी कुरीति को आप शरिया का कानून, धर्म का कानून का नाम दे रहे हैं, जिसका मतलब कि आप महिलाओं के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने समाज की कुरीति को नहीं ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से सरकार ने कड़ा कदम उठाया बिना अपनी वोट बैंक की परवाह किए हुए कि हमारे वोट बैंक का क्या होगा या मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि शाहबानो के केस में कांग्रेस ने अपना जो है कदम पीछे खींच लिया और इस केस को ख़त्म कर दिया था। शाहबानो को कितनी दिक्कतें हुई थी और अपने वोट बैंक की राजनीति को बचाने के लिए, मगर मोदी जी ने बिना वोट बैंक की परवाह किए मुस्लिम बहनों का साथ दिया। तो इसलिए मुस्लिम बहनें भी उनकी शुक्रगुजार हैं और ये मुस्लिम बहनें सोच रही हैं कि किस तरह से उनके दंश को, उनकी बेटियों के भविष्य को और तमाम ऐसी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है जो कभी भी घर से बेघर हो सकती थी, कभी भी उनकी ज़िंदगी दोराहे पे ला के खड़ी कर सकती थी। आपका जो टीम है महिलाओं का, इसमें जो कितना योगदान रहा है इस इलेक्शन में? हमारी महिलाओं की जो टीम है ये बहुत इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिली और हमारी महिलाओं ने तो ज़बरदस्त मेहनत की कि घर घर से ले जाकर के महिलाओं को पोलिंग बूथ तक ले गई और तमाम जो उनकी समस्याएं होती हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है या पर्ची नहीं मिली रहती, ये सारे जो उनकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करके उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मतदान कराने में योगदान दिया। मैंने ये भी सुना है कि विश्व का सुभाष जी का पहला मंदिर ये है। जी, विशाल भारत संस्थान सुभाष भवन और लमही के ग्राम में, जहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी भी एक महान साहित्यकार हैं, वहाँ पर विश्व का पहला नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मंदिर है और हम लोग उन्हें राष्ट्र देवता की संज्ञा, राष्ट्र देवता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया आज़ादी के लिए वैसा काम किसी भी ने भी नहीं किया। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी, इतने सालों तक गुमनामी का जीवन जीने के बाद भी भारत की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है और विश्व का पहला सुभाष मंदिर सुभाषवादियों की आस्था का केंद्र है, सुभाषवादियों के संरक्षण का केंद्र है सुभाष भवन और सुभाष मंदिर। आपके यहाँ अनाज बैंक भी चलता है, उसके बारे में कुछ आप बताइए। हमारे यहाँ विश्व का पहला अनाज बैंक भी है, जिसमें 2 तरह के खाता धारक होते हैं, एक जमा खाता धारक और निकासी खाता धारक। जमा खाता धारक वो हैं जिनका पेट भरा हुआ है, जो एक वक्त का अनाज, एक वक्त का खाना अपने यहाँ से दूसरे को भी दे सकते हैं। तो इस तरह के जमा खाता धारक हैं और निकासी खाता धारक वो हैं जिनके लिए एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, जिसमें विधवा, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, बहुत सारे ऐसे गरीब वर्ग जिनके यहाँ बहुत मुश्किल से खाना बन पाता है, इस तरह के लोग अनाज बैंक से जुड़े हुए हैं और वो निकासी खाता धारक हैं। आपके यहाँ पे विश्व का पहला चिल्ड्रन पार्लियामेंट भी है। जी, विश्व का पहला चिल्ड्रंस पार्लियामेंट है और जिसने 2008 से ही बच्चों में जागरूकता लाने के लिए कि किस तरह से, जहाँ पर बहुत पहले आपने देखा होगा कि बड़ों का मतदान होता था तो वोटिंग परसेंटेज जो है हमारे यहाँ बहुत कम होती थी, 50% इस तरह से वोटिंग होती। तो बच्चों में, और क्योंकि बच्चे ही आगे चल के युवा बनेंगे, उनमें ये जागरूकता लाने के लिए कि लोकतंत्र के लिए वोट देना, मत देना कितना ज़रूरी है और जितना हम जितना अधिक संख्या में पोलिंग करेंगे, जितना अधिक संख्या में वोट देंगे, हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। इसके लिए जागरूकता लाने के लिए बच्चों में जो 5 से 15 वर्ष के बच्चे हैं उनको चुनाव लड़ाया जाता है बाकायदा। जैसे बड़ों का नामांकन होता है वैसे ही बच्चे नामांकन करते हैं, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनका अपना चुनाव चिन्ह होता है, उनके अपने मुद्दे भी होते हैं जो बच्चों से संबंधित होते हैं। बच्चे चुनाव लड़ते हैं, बच्चे ही स्पीकर बनते हैं, बच्चे ही सांसद बनते हैं, बच्चे ही विधायक बनते हैं। इस तरह की ये पूरा बच्चों में जो जागरूकता है, जो पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके बारे में बच्चों में जागरूकता लाने के लिए वो सारी चीज़ें बच्चों को समझाने के लिए विश्व का पहला चिल्ड्रंस पार्लियामेंट की स्थापना की गई, जो 2008 में की गई थी। हिंदू धार्मिक कार्यों में काफ़ी बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हैं। देखिए, जो हमारी संस्कृति है वो है, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है। भारत देश की संस्कृति सनातनी है और कोई भी देश वो किसी भी धर्म को मानने, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला हो, मगर अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ता हो, है चाहे वो अरब हो, इंडोनेशिया हो, बाकी और भी देश देख लीजिए जहाँ पर
जो संस्कृति वो संस्कृति सबके लिए होती है। तो सनातन संस्कृति के प्रति सबके मन में आस्था हो, सनातन संस्कृति सबके लिए मान्य हो और सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसमें सबका संरक्षण होता है। जीव जंतु पशु पक्षी हर धर्म जाति के लोग सुरक्षित हैं। आप देख लीजिए जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि शियाओं पे लगातार हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, शिया मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं। तो ये संस्कृति का ही दोष है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग एक पद्धति को मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं तो सब एक हैं। समान संस्कृति को मानने वाला देश हमारा देश है, भारत देश है। और संस्कृति को बढ़ावा देना ये हम सबका काम होना चाहिए, क्योंकि सनातन अगर है तो सब सुरक्षित है। अगर सनातन खत्म हो जाएगा तो कोई सुरक्षित नहीं रह पाएगा। भारत देश सनातन संस्कृति के कारण ही सुरक्षित है और भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का मानने वाला, उसकी संस्कृति एक है, उसके पूर्वज एक है। अगर उसने अपनी सनातन संस्कृति को याद रखा है तो इसका मतलब वो सुरक्षित रहेगा। गाँव में राशन, शहर में सुशासन, इसका इस बार जो है इलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ा? बहुत हद तक प्रभाव पड़ा, क्योंकि 2 साल से जो कोरोना ने लोगों के घरों में भूखमरी की स्थिति पैदा कर दी थी, उसको सरकार ने फ्री राशन दे करके 2 साल तक लगातार किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। तो वो लोगों का जो पेट भरा है, पेट भरने से लोगों के दिल से जो आशीर्वाद निकला, जो उन्होंने सरकार के पक्ष में मत दिया है, वो बहुत बड़ा योगदान है। और शहर में जो सुशासन की आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत साल पहले आप देखें कि लड़कियों के बाहर कुछ जो है लड़कों का झुंड रहता था, जो स्कूलों के बाहर जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था, उनके साथ बदतमीजी करता था। मगर इस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड जो योगी जी ने बनाया और तमाम महिला हेल्पलाइन जो शुरू किया और पुलिस व्यवस्था जो तुरंत हाजिर हो जाती है, वो सब चीज़ों को ठीक करने के पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और शहर के लोग तो इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान रहते हैं कि गुंडे परेशान कर रहे हैं, कोई भूमाफिया आके परेशान कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों से जो योगी जी ने मुक्ति दिलाई है, वो बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपनी बातों पे एकदम स्पष्ट खड़े रहे, उसका फ़र्क पड़ा जी। योगी जी की जो स्पष्टीकरण की है और जो उन्होंने तुष्टीकरण का नाम मिटाया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि तुष्टीकरण के नाम पे लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, तुष्टीकरण के नाम पे लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। तो ये तुष्टीकरण जो ख़त्म किया और लोगों के साथ न्याय दिलाने का काम किया योगी जी ने, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि अगर न्याय ही लोगों को चाहिए, ये नहीं चाहिए कि आप किसी धर्म के साथ खड़े रहिए, किसी जाति के साथ खड़े रहिए, ये काम आने वाला नहीं है। जब मुख्यमंत्री सूबे में बन रहा है तो सबके लिए है, वो किसी भी धर्म जाति का हो, इससे मतलब नहीं है। तो यही काम योगी जी ने किया कि सबका साथ दिया और सबके विकास की बात की, सबके विश्वास की बात की है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।